Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is our second lecture in the series of classical analytical techniques, and today in this lecture we will discuss about the gravimetric analysis. So इस लेक्चर के अंदर जो है हम एक ओवरव्यू करेंगे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, जो मेजर दो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू करेंगे. सो जो ये लेक्चर है ये हमारा जो है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का 2 से 3 लेक्चर के अंदर होगा. तो आज हम जस्ट इसका ओवरव्यू करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम जो है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पे इसके अंदर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये जो मेथड्स हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये बेसिकली वो मेथड हैं कि जिनके अंदर हम मास को मेजर करते हैं किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए. सो जितने भी मेथड जहाँ पे हम मास को यूज़ कर रहे होते हैं एनालाइट के, उसकी डिटर्मिनेशन को, उनको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस. इस टेक्निक के अंदर हमारे पास जो एनालाइट है जिसको हमने एनालाइज करना है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जिसको हम जो है वो प्रेसिपिटेट कर सकें, जिसको हम सेपरेट कर सकें और जिसका मास मेजर कर सकें. तो नॉर्मली हमारे पास अगर एनालाइट जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में है जिसको हम डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जो कि इनसॉल्युबल हो, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, और उसको देन हम आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू दैट प्रोडक्ट हम उसको सेपरेट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं और उसका जो मास है हम मेजर कर लेते हैं. बेसिक एडवांटेज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का ये है कि जब इसको अगर एक्यूरेटली किया जाए और प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो इट्स क्वाइट एक्यूरेट. इसके अंदर जो एरर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए. बेसिकली हमें थोड़ा सा ग्लासवेयर चाहिए और जिसके अंदर हम ये रिएक्शन कर सकें, जिसके अंदर हम उसको एनालाइट को उसके जो है वो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद हमने जस्ट फिल्टर करना है, उसको ड्राई करना है किसी ओवन में और उसका मास मेजर करना है. सो कोई इतना इसके अंदर कम्प्लेक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें या जो इक्विपमेंट है वो रिक्वायर नहीं होता. जो एक डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ये है कि थोड़ा स्लो होता है. इसके अंदर जो है वो जब हम इसको कंपेयर करें किसी इंस्ट्रूमेंटल मेथड के साथ तो उसकी निस्बत जो है वो ये काफ़ी स्लो होता है. और इसके अंदर जो भी बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है उसको जो है वो स्किल्ड होना चाहिए. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी हमारे पास एक मेटल आयन है और वाटर के अंदर हमने उसको एनालाइज करना है, तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर की. तो अगर कॉपर को हम एक इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आयन क्रोमेटोग्राफी अगर हम यूज़ करें तो उसके साथ एनालिसिस करने में मे बी हमें जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं या 15 मिनट्स लगते हैं. लेकिन अगर हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू करेंगे तो जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सेवरल आवर्स जो है रिक्वायर होते हैं उसको प्रेसिपिटेट करने में, देन उसको ड्राई करने में और जब हम उसको मास मेजर करते हैं. सो टाइम कंज्यूमिंग है बट द थिंग इज़ कि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आयन क्रोमेटोग्राफी फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लिए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसको हर कोई जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. सो बेसिकली ऑल्दो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट जो है वो प्रोसेस है कि जिसको हम विद जो है वो मिनिमम हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं लैब में उनको यूटिलाइज़ करके हम उसको गिवन जो हमारे पास सैंपल उसके अंदर एनालाइट को एनालाइज कर सकते हैं. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्री की या कैटेगरीज ऑफ ग्रेविमेट्री की, तो बेसिकली हम इसको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ कंबस्शन और वोल्टिलाइजेशन ग्रेविमेट्री एंड द सेकंड इज़ प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री. ऑल्दो हम डिफरेंट इसके अदर टाइप्स पढ़ते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री है या थर्मोग्रेविमेट्री है. there are also many kinds of different kinds of gravimetry.
लेकिन जो मेजर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो जो मेजर टू टाइप्स हैं, जो फंडामेंटल टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स. वन इज़ वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री एंड द सेकंड वन इज़ प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री. जो वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री है, इसके अंदर हम बेसिकली कंबशन करते हैं. किसी भी हमारे पास जो एनालाइट है हम उसको बर्न करते हैं और देन वोलेटिलाइज करके उसको एनालाइज करते हैं. जबकि जो प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है, इसके अंदर हम जो हमारे पास गिवन एनालाइट है उसको रिएक्ट कराते हैं केमिकली, डिफरेंट कंपाउंड के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं और प्रेसिपिटेट को हम एनालाइज करते हैं. सो दीज आर बेसिकली टू मेजर कैटेगरीज ऑफ द ग्रेविमेट्रिक मेथड्स. So we will just overview both of them in our coming slides. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री है ये क्या होती है. इन जो वोलेटिलाइजेशन मेथड होते हैं इसमें अंदर हम जब एनालाइट को हमने मेजर करना है या उसको एनालाइज करना है तो उसके अंदर हम उसको हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं और उसको जो है वोलेटाइल जो है वो कंपोनेंट में उसको कन्वर्ट करते हैं, वोलेटिलाइज कर देते हैं जो भी हमारे पास एनालाइट मौजूद होता है. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें बात करें, हमने अगर किसी चीज़ में कार्बन को अगर एनालाइज करना है कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बर्न करते हैं और उसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं CO2 की फॉर्म में, और उसको जो है फिर हम आगे जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं या किसी भी सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेते हैं. सो हमारे पास एक एनालाइट है, हम एग्जांपल लेते हैं, सैंपल है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद है और हमने कार्बन को एनालाइज करना है और हमने उसको जो है वो कंबशन किया उसके ऑक्सीजन के अंदर, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया CO2 के अंदर. सो व्हाट इज़ हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इसको कैसे एनालाइज करें. हमारे पास इसके दो वे हो सकते हैं. फर्स्ट तो ये है कि हमने जो CO2 उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है हम उसको कलेक्ट करें किसी भी एड्जॉर्प्शन के मेथड के थ्रू, किसी भी फिल्टर के थ्रू, और हम उसके देख लें कि उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है मास के अंदर. कि हमने जो फ़िल्टर है उसको पहले मास उसका नोट किया और फिर हमने जब उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो रही है CO2 उसको उसके बाद दोबारा हमने उसको वेट किया तो उसके अंदर जितना चेंज आएगा उसके मास के अंदर तो वो हमें दे रहा है मास ऑफ CO2, और देन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना कार्बन जो है वो उसके अंदर मौजूद था सैंपल का. सेकेंड ऑप्शन ये है होता है कि हम जब हमारे पास सैंपल है जिसके अंदर जो कार्बन है हमने उसको डिटेक्ट करना है तो हम उसको हीट करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस टेम्परेचर पे कि जितनी भी कार्बन है वो ऑक्सीजन CO2 बना के उसमें से निकल जाती है. और यहाँ पे हम ये करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है हम उसको वेक कर लेते हैं. हमने हीट करने से पहले उसको वेक करते हैं और जब हम उसमें से कंबशन प्रोसेस के बाद दोबारा उसको हीट करते हैं तो जितना उसके अंदर से मास कम होता है बेसिकली दैट शोज़ कि उसके अंदर से इतनी अमाउंट में जो कार्बन है वो उसमें से निकल गई है. तो इन दोनों मेथड से जो है हम उसको कार्बन को हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना था. जो दो मोस्ट कॉमन ग्रेविमेट्रिक मेथड जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये कंबशन या वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री, बेसिकली आइदर इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ वाटर कंटेंट या फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डेफिनेटली फॉर कार्बन कंटेंट के लिए हम करते हैं. इसके अलावा अदर एनालाइट्स के लिए भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो इस वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री को यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर the analysis of water and carbon dioxide content in the given sample. Let's take an example of combustion gravimetry. So suppose we have a sample जिसके अंदर हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है, हमें लगता है कि उसके अंदर ये दोनों मौजूद हैं, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर वी हैव कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट इन दैन सैम्पल, और अगर है तो वो कितना है. सो इसके लिए जो हमारे पास सैंपल होता है हम उसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके अंदर कार्बन है तो क्या होगा, कार्बन विल बी कार्बन कंटेंट ऑफ दैट सैंपल विल बी कन्वर्टेड टू CO2. सो दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉल CO2. और अगर उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर, सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे.
और नॉर्मली इस प्रोसेस को जो है वो कंडक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लाटिनम यूज़ कर रहे हैं, सो वी नीड टू प्रोवाइड हीट, और दूसरा हमने कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करना है, और रिएक्शन जो होता है हमारे पास जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। प्लाटिनम के अलावा डिफरेंट अदर कैटलिस्ट जो है वो भी यूटिलाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं और यूज़ किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि हम हमारे पास एनालाइट क्या, हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। सो हमारे पास सैंपल है जिसके अंदर कार्बन है या हाइड्रोजन है, ये दोनों मौजूद हैं। अगर हमने उनको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई हैं। अब अगर ये बन तो गई हैं, लेकिन हमने इनको एनालाइज कैसे करना है कि उसके अंदर ये मौजूद हैं या नहीं। फर्स्ट तो ये पता चलाना है, और अगर है तो कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो सेकेंड स्टेप में जो है आफ्टर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं कि वो जो CO2 और H2O उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो सैंपल में से लीव करती है जो गैसेस हैं और जो वाटर वेपर्स हैं, और हम उनको पास कराते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ चैम्बर्स होते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक दैट। जैसे ये कैटरेज आपको नज़र आ रही है इस तरह की। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं जो उसके अंदर फिल किए हुए होते हैं। जब ये चैम्बर में से ये पास करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं कि जिसके ऊपर ये गैसेस जो हमारे पास जो वेपर्स होते हैं इसके अब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिपेंडिंग हमारे पास एनालाइट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ चैम्बर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है P4O10 जो है वो यूज़ किया जाता है वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर हमारे पास हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन करनी है तो मोस्टली चैम्बर के अंदर जो है वो एस्काराइड को जो है वो फिल किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है अब्जॉर्ब करने के लिए। सो डिपेंडिंग कि हमारे पास कौन सा जो है वो एनालाइट हम डिटेक्ट कर रहे हैं, हम उस तरह का मटेरियल जो है उन चैम्बर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक चैम्बर यूज़ करेंगे और उसको जो है हम उसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो जब एब्जॉर्ब हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ स्कीमेटिक डायग्राम कि हमने जो है वो हमारे पास एक सैंपल है जिसको हमने बर्न किया है, हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास यूजिंग सम कैटलिस्ट, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है, जो भी वेपर्स आए हैं या गैस बनी है, फॉर एग्जांपल CO2 है जो वाटर वेपर है, उनको हमने डिफरेंट हमारे पास चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उसके अंदर फिल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरीज़ में फर्स्ट जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल P4O10 है, और विच इज़ यूज फॉर लाइक द absorbing वाटर वेपर्स आर। एंड देन हमारे पास दूसरा है जिसके अंदर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है फॉर एग्जांपल। देन जो है हमारे पास P4O10 है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो हमारे पास डिफरेंट चैम्बर हैं जिनके अंदर डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस उनके अंदर फिल होते हैं, और जो कि हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग कि हमने कौन से एनालाइट को अब्जॉर्ब करना है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि उसके अंदर या तो कार्बन है या हाइड्रोजन है जो कि प्रोड्यूस करेंगे CO2 और वाटर। तो हम उस लिहाज से जो है वो चैम्बर यूज़ करेंगे। अब हम सैंपल को कम्प्लीटली बर्न करते हैं, और आफ्टर कम्प्लीटली जब बर्न हो जाता है और वो कलेक्ट हो जाते हैं इन चैम्बर्स के अंदर, तो हम इन चैम्बर्स को अलहदा कर लेते हैं। हम हमने पहले से मास किया होता है कि जो हमारे पास ये कैट्रिजेस हैं, ये जो चैम्बर्स हैं, इनका मास कितना है। उसके बाद जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाती है इसके अंदर, इनको हम दोबारा जो है फिर मेजर करते हैं इनका मास। अगर तो इनके मास के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर कार्बन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो इनके CO2 या वाटर प्रोड्यूस होता तो इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है, इनका मास चेंज हो जाता। अगर तो इनके अंदर मास चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि जी इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर एक कैटरेज का मास चेंज हो रहा है या एक का नहीं हो रहा, तो हम देख लेंगे कि किसका कैटरेज का मास चेंज हो रहा है, जिसमें कार्बन एब्जॉर्ब होनी है या जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होना है, CO2 एब्जॉर्ब होनी है वाटर। तो हम आइडिया लगा लेंगे कि अच्छा ये चीज़ है अवेलेबल है और ये नहीं है सैंपल के अंदर। हम सपोज करते हैं कि हमने ये एनालिसिस किया, हमने सैंपल को बर्न किया इन ऑक्सीजन, और जो दोनों कैटरेज हैं उनका मास इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर कार्बन भी मौजूद था और हाइड्रोजन भी मौजूद था। अब उसके अंदर ये तो हमें आइडिया हो गया कि बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट।
अब वो कितनी अमाउंट में मौजूद हैं इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो बेसिकली अमाउंट ऑफ जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसको हम बहुत इजी है उसको मेजर करना कि हमारे पास हम हम मास डिफरेंस देख लेंगे कि हमारे पास जो कैटरेज है उसके मास के अंदर कितना डिफरेंस आया है, और हमने जो सैंपल हमने यूज़ किया जिसको बर्न किया उसकी अमाउंट कितनी है। तो उतने अमाउंट के अंदर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि इस अमाउंट के अंदर इतनी कार्बन है और इतनी हाइड्रोजन है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे CO2 और H2O से। और देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी इसके अंदर इतने परसेंट जो है वो कार्बन है और इस सैंपल के अंदर इतने परसेंट जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। सो इन दिस वे जो है हम जो सैंपल हैं हम उनको एनालाइज करते हैं इस मेथड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं कंबशन ग्रेविमेट्री या वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री। Let's take another example of volatilization gravimetry. So in this example जो है हम मेजर करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंटेंट इन एंटासिड टैबलेट। सो हमारे पास एंटासिड टैबलेट है और हमने उसके अंदर एनालाइज करना है कि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है। सो हमारे पास जो टैबलेट है हम उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं ताकि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, और देन हम उसको ट्रीट कराते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब एंट एसिड जो है हमारे पास जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होती है जिसको हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं थ्रू एड्जॉर्प्शन ऑन अ फिल्टर। सो व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन कि हमारे पास एक रिएक्शन ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास सैंपल है जिसको हमने जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और उसके अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है और प्लस जो वाटर प्रोड्यूस होते हैं हम वो जो है एक हमने कलेक्ट करना होता है। सो सबसे पहले हमने क्योंकि मैयर CO2 का कंटेंट करना है तो सबसे पहले हम एक ट्यूब में से पास करते हैं जिसके अंदर हमारे पास CSO4 है कि जो कि डेसिकेंट के तौर पे यूज़ होता है, जो कि मॉइस्चर को उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारे पास उसमें से सिर्फ CO2 जो है वो आगे पास होके जाए और वाटर आगे पास होके ना जाए। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हम एज अ कैरियर यूज़ कर रहे हैं कि जो उसको पास करा रहा होता है यहाँ से। सो जो पहली ट्यूब है इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और CO2 जो है हमारे पास फर्दर हमारे पास आगे आ जाती है। वो CO2 को हम जो हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर होता है उसके अंदर एस्केराइट होता है बेसिकली, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि जो कोटेड होता है नैनो फाइब्रस सिलिकेट्स होते हैं, और यहाँ पे जो है वो CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप एक नीचे छोटी सी क्वेश्चन लिखी थी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ और सोडियम कार्बोनेट बना देता है प्लस वाटर बन जाता है, और ये जो वाटर रिलीज़ होता है इसको आप देख सकते हैं कि जो चैम्बर है उसके अंदर फर्स्ट जो है वो हमारे पास एस्कराइट है और देन उसके बाद अगेन कैल्शियम सल्फेट है, और ये जो वाटर है वहाँ पे हम इसको अब्जॉर्ब करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास चैम्बर होता है ये ऑलरेडी हमने पहले इसका मास जो है वो मेजर किया होता है, और जब हम ये रिएक्शन करते हैं इसके बाद हम दोबारा जो है वो इसको मेजर कर लेते हैं, और थ्रू जो मास का जो डिफरेंस आता है उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर कितनी जो है वो CO2 प्रोड्यूस हो गई है। सो बाय द अमाउंट ऑफ CO2 जो हमें प्रोड्यूस हुई है उससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी अमाउंट है कार्बन की, और जब हमारे पास कार्बन की अमाउंट आ जाती है तो थ्रू सिंपल जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंटेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि जिसके अंदर हम सैंपल को जो है वो डिटेक्ट करते हैं थ्रू वोलेटिलाइजेशन मेथड एंड कैप्चरिंग CO2। ठीक है, सो नाउ वी विल have one example for the precipitation gravimetry. So let's now the precipitation gravimetry. सो इन प्रेसिपिटेशन जो हमारे पास मेथड होता है इसके अंदर जो हमारे पास एनालाइट होता है सैंपल के अंदर, हम उसको इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल फॉर्म में उसके अंदर
इसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। तो हम उसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हम केमिकल प्रेसिपिटेशन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम ऐसे केमिकल के साथ उसको रिएक्ट करते हैं कि जो उसको इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और आफ्टर जब हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाता है तो हम उसको फ़िल्टर करते हैं, और उसको अगर हमारे पास कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह ना हो तो उसको वॉश करते हैं, और देन हम उसको फाइनली हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हम उसको वे कर लेते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो रहा है कि हमारे पास एक एनालाइट है और उसके अंदर हम एक रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी प्रेसिपिटेट के अंदर, और देन हम उसको फ़िल्टर करते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद हम उसको उसका मास मेजर कर लेते हैं, और उस मास के थ्रू जो है फिर हम उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अंदर कितना जो है वो एनालाइट कितनी अमाउंट में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल है हम डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन वाटर, कि अगर हमारे पास एक वाटर सैंपल है जिसके अंदर हमने डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है, सो इसको भी हम थ्रू प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री जो है वो कर सकते हैं। तो हम सैंपल जो लेते हैं और उसके अंदर जो है हम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं, और उसके अंदर फर्दर हम जो है वो अमोनिया जो है वो लिक्विड अमोनिया जो है वो ऐड करते हैं। सो व्हाट हैपन्स कि जो अमोनिया है वो ऑक्सैलिक एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे पास ऑक्सलेट आयंस जो है वो बन जाते हैं। ऑक्सलेट आयंस जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वो रेडली रिएक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ, और जो आप सेकंड इक्वेशन में दे सकते हैं, और ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट बना देता है। कैल्शियम ऑक्सलेट बेसिकली इनसॉल्युबल है इन वाटर, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, हम उनको फ़िल्टर आउट करते हैं और उसको हीट करते हैं। हीटिंग से क्या होता है कि जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और हमारे पास CO और CO2 गैसेस जो है उसमें से रिलीज़ हो जाती हैं। जब हमारे पास एक फाइनल मैस आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, देन हम उसका मैस लेते हैं, और इस मैथ से जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है कैल्शियम की, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल था उसके अंदर कैल्शियम कितनी अमाउंट में मौजूद है। सो इस मेथड के अंदर जो है हम सिंपली हमारे पास जो डिज़ोल्व्ड कैल्शियम है इन वाटर जो है उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, और उसको हम कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसका मास एनालाइज कर लेते हैं, और वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं the content of calcium in water. So this is an example of precipitation gravimetry. So let's take another example of precipitation gravimetry, and here we will see कि हम अगर हमारे पास lead ions मौजूद हैं किसी भी water sample के अंदर तो हम उनको कैसे analyze कर सकते हैं. So let's discuss determination of lead in water through precipitation gravimetry. So अगर हमारे पास लेड जो है आयन मौजूद हैं कि जो कि सॉल्युबल है और हम उनको एज सच जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते, तो व्हाट हैपन्स कि हमने उनको प्रेसिपिटेट बनाना है, उसको इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में जो है वो हमने कन्वर्ट करना है, प्रेसिपिटेट आउट करना है। तो यहाँ पे हम उसके अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ उसको ट्रीट कराते हैं। जो क्लोराइड आयंस हैं ये लेड के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास लेड क्लोराइड बनता है कि जो कि इनसॉल्युबल होता है और हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सो बेसिकली हमारे पास जो लेड एनालाइट है उसके अंदर हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर क्लोराइड आयंस हैं जो कि एनालाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट लेड क्लोराइड बना देते हैं। जो लेड क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इनको देन हम फ़िल्टर आउट करते हैं, हीट करके ड्राई आउट करते हैं, और इसका जो है मास जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारे पास लेड क्लोराइड का मास आ जाता है हमारे पास प्रेसिपिटेट का, तो हम उसमें से एक्चुअल अमाउंट लेड आयंस की जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास सैंपल के अंदर कितने जो है वो अमाउंट में लेड आयंस मौजूद हैं। सो इन दिस वे थ्रू प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री हम वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व जो लेड आयंस हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी अमाउंट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये था इंट्रोडक्शन जो है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का।
कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है क्या है, और उसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, जो कंबस्शन ग्रेविमेट्री और प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है, कि ये क्या होती हैं, और साथ हमने इनकी जो है वो एग्जांपल जो है उनको हमने देखी हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है इनको फर्दर जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे असरअंदाज होते हैं. थैंक यू. एंड इन केस अगर आप इसको फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये दो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको स्टडी कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ one is analytical chemistry by G.D. Christian and the second one is by Skooge and West. So अगर आप इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करना चाहें तो you can consult these books. Okay, thank you. That's all for the lecture.